जब हम इंडिया के फ्यूचर की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इकोनॉमी, पावर या ग्लोबल पोजीशन की बात करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। क्योंकि इंडिया सिर्फ एक मॉडर्न कंट्री नहीं है। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और सिविलाइजेशन को समझने के लिए सिर्फ नंबर्स काफ़ी नहीं होते। उसके लिए हमें टाइम, हिस्ट्री और सोच के साथ में देखना पड़ता है। इंडिया ने सिर्फ हिस्ट्री देखी नहीं है, इंडिया ने हिस्ट्री जी है। कभी ऊपर, कभी नीचे, पर इंडिया कभी खत्म नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ये बताता है कि इस भारत की भूमि में कुछ अलग स्ट्रेंथ है। एक टाइम था जब इंडिया दुनिया के सबसे एडवांस्ड रीजन्स में से माना जाता था। लोग यहाँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं आते थे, लोग यहाँ सीखने आते थे। नॉलेज को रिस्पेक्ट दिया जाता था, टीचर को रिस्पेक्ट दी जाती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे सेंटर्स सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थे। वहाँ साइंस, मेडिसिन, मैथ्स, पॉलिटिक्स और लाइफ के क्वेश्चंस सब एक साथ डिस्कस होते थे। लर्निंग अलग अलग बॉक्सेस में बंद नहीं थी, सब कनेक्टेड था। इंडिया का फोकस हमेशा बैलेंस पे रहा है। सोच भी जरूरी थी और स्ट्रेंथ भी जरूरी थी। नॉलेज और सिक्योरिटी दोनों साथ ग्रो करते थे, और इसी वजह से सोसाइटी भी स्टेबल थी। उस टाइम पे वैल्यूज सिर्फ बुक्स में नहीं लिखी होती थी, वैल्यूज डेली लाइफ का हिस्सा थी। हर इंसान के रोल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। राजा का रोल अलग था, टीचर का रोल अलग था, और कॉमन आदमी का रोल भी इम्पोर्टेंट था। रामायण और महाभारत सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, वो लोगों को ये समझाती थी कि पावर को कैसे हैंडल करना चाहिए, डिसीजन लेने के लिए क्या रिजल्ट्स होते हैं, और गलत चॉइसेस से सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। भगवत गीता सिंपल लैंग्वेज में ये कहती है कि अपना काम करो, ईमानदारी से करो, बिना ईगो के करो, बिना ग्रीड के करो। ये सोच लोगों के बिहेवियर को शेप करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। इंडिया पर बार बार अटैक्स हुए। ये सिर्फ लैंड के लिए नहीं थे। इससे इंडिया का कॉन्फिडेंस भी वीक होता गया। लर्निंग सेंटर डिस्ट्रॉय होते गए, सिस्टम्स टूट गए, और फिर कॉलोनियल रूल आया। और यहाँ सबसे बड़ा डैमेज फिजिकल नहीं, मेंटल था। इंडियंस को ये फील करवाया गया कि उनका पास्ट यूजलेस था, उनकी सोच आउटडेटेड थी, उनकी नॉलेज इन्फीरियर थी। इससे सेल्फ डाउट पैदा हुआ, लोग अपनी ही स्ट्रेंथ भूलने लगे। लेकिन सिविलाइजेशन ऐसे खत्म नहीं होती, वो रुकती है, वो चुप हो जाती है, पर फिर वापस आती है। इंडियन सोच में टाइम को स्ट्रेट लाइन में नहीं देखा जाता। टाइम साइकिल में चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही राइज के बाद फॉल, और फॉल के बाद राइज होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो हर बिग चेंज से पहले क्राइसिस आया है। जब पुराने सिस्टम काम करना बंद कर देते थे, तब नए आइडियाज जन्म लेते हैं। चेंज अनकंफर्टेबल होता है, पर चेंज जरूरी होता है। 2020 का एक ऐसा मोमेंट था, पूरी दुनिया रुक गई थी। ट्रैवल बंद हो चुका था, वर्क बंद हो गया था, और नॉर्मल लाइफ भी बंद हो गई थी। लोगों को समझ आया कि जो सिस्टम स्ट्रोंग लग रहे थे, वो एक्चुअली फ्रेजाइल थे। हेल्थ, फैमिली, लोकल लाइफ और मेंटल पीस फिर से इंपॉर्टेंट हो गए। यह सिर्फ क्राइसिस नहीं था, ये एक रीसेट मूवमेंट था। रीसेट के बाद दुनिया धीरे धीरे चेंज होने लगी। पावर एक जगह से निकलकर मल्टीपल सेंटर्स में शिफ्ट होने लगी। लोकल कल्चर, लोकल इकोनॉमी और लोकल थिंकिंग फिर से इंपॉर्टेंट होने लगी। इस नए फेज में इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया बैलेंस समझता है। इंडिया के फ्यूचर सिर्फ पैसा कमाने की रेस नहीं होना चाहिए। ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ग्रोथ के साथ वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस भी जरूरी है। पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेंजरस होती है। ग्रोथ बिना एथिक्स के सोसाइटी को तोड़ देती है। इंडियन थिंकिंग हमेशा ये कहती आई है कि प्रोग्रेस और कंपैशन दोनों साथ चलने चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज उसका यूथ है। इंडिया के पास बहुत यंग लोग हैं, लेकिन यूथ पावर तभी काम करती है जब उसके पास डायरेक्शन होती है। अगर यूथ सिर्फ पैसा चेज करेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अगर यूथ पर्पस के साथ काम करेगा तो सोसाइटी स्ट्रोंग होगी। नेशन सिर्फ लॉज से नहीं बनता, नेशन बनता है बिहेवियर से, सफाई, ऑनेस्टी,
पब्लिक प्लेसेस का रिस्पेक्ट, वीक लोगों की मदद, ये छोटी चीजें ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती हैं। रियल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी नहीं होता। डेवलपमेंट शुरू होती है स्कूल से, विलेजेस से, फैमिलीज से और डेली हैबिट्स से। इंडिया को किसी और कंट्री को ब्लाइंडली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इंडिया को अपना पाथ बनाना है, मॉडर्न भी और रिस्पॉन्सिबल भी। आज टाइम इंडिया से एक सिंपल सवाल पूछ रहा है, क्या हम सिर्फ पास्ट पर प्राउड रहेंगे या फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे? इंडिया का राइज ऑटोमेटिक नहीं है, ये डेली चॉइसेस पर डिपेंड करता है, हर इंसान की चॉइस पर। सिविलाइजेशन शोर से नहीं उठती, सिविलाइजेशन क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पर्पस से उठती है। और ये मूवमेंट इंडिया से चॉइस मांग रहा है। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बिग प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन किसी भी देश की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ सरकार से नहीं आती, वो कल्चर, एजुकेशन और डेली बिहेवियर से आती है। कल्चर का मतलब सिर्फ फेस्टिवल या ट्रेडिशन नहीं होता। कल्चर का मतलब होता है लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। जब कल्चर स्ट्रोंग होता है तब सोसाइटी नेचुरली स्टेबल होती है। इंडिया की का कल्चर हमेशा से को एग्जिस्टेंस पर बेस्ड रहा है। यहाँ डिफरेंस को एक्सेप्ट किया गया है, बैलेंस को वैल्यू दी गई है और एक्सट्रीम थिंकिंग से बचने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया कनेक्टेड रहा है। एजुकेशन का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना या एग्जाम क्लियर करना नहीं होता। एजुकेशन का असली काम है सोच को डेवलप करना। जब एजुकेशन सिर्फ कंपटीशन सिखाती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, और जब एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और जॉब्स पर फोकस करती है तो वैल्यूज पीछे चली जाती हैं। लेकिन जब एजुकेशन क्यूरोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी सिखाती है तब सोसाइटी हेल्दी होती है। इंडिया के ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, वहाँ कैरेक्टर भी बिल्ड होता था। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता था, लर्निंग लाइफ से कनेक्टेड होती थी। आज हमें एजुकेशन को फिर से लाइफ सेंट्रिक बनाना होगा। मतलब ये नहीं कि मॉडर्न सब्जेक्ट छोड़ दिए जाएं, मतलब ये है कि मॉडर्न नॉलेज के साथ एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाई जाए। अगर एक इंजीनियर ऑनेस्ट नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी डेंजरस हो सकती है। अगर एक लीडर के पास पावर है पर सेंसिटिविटी नहीं है तो सिस्टम टूट सकता है। इसीलिए एजुकेशन और वैल्यूज का साथ होना बहुत जरूरी है। कल्चर और एजुकेशन के बाद आता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ लॉज बना देना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है। सफाई एक सिंपल एग्जाम्पल है। जब लोग ये सोचते हैं कि कोई और क्लीन करेगा तब सिस्टम फेल होता है। जब लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब सिस्टम वर्क करता है। सेम बात ऑनेस्टी, क्यूज, ट्रैफिक रूल्स और पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ भी है। नेशन बिल्डिंग यहीं से शुरू होती है, छोटी हैबिट्स से। गरीब लोगों का अपलिफ्टमेंट भी नेशन बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ चैरिटी का इशू नहीं है, ये डिग्निटी का इशू है। जब सोसाइटी का एक हिस्सा पीछे रह जाता है तो पूरी सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है। इंडिया की सोच हमेशा इंक्लूजन पर बेस्ड रही है। सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रुथ है। सस्टेनेबल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सब लोग ग्रोथ का हिस्सा बने। कल्चर, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन, ये तीन पिलर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक वीक हो जाए तो सिस्टम बैलेंस को खो देता है। इसीलिए इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इकोनॉमिक प्लान से डिसाइड नहीं होगा। इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होगा इस बात से कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। जब हम देश के फ्यूचर की बात करते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, लीडर्स बेटर होने चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाती। सच ये है कि हर बड़ा चेंज इंडिविजुअल से शुरू होता है, सिस्टम लोगों से बनता है, लीडर्स सोसाइटी से निकल कर आते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इंडिया की ट्रेडिशनल थिंकिंग में लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं था। लीडरशिप का मतलब था एग्जाम्पल सेट करना। जो खुद डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वही दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो खुद ऑनेस्ट हो वही सिस्टम को क्लीन बना सकते हैं। ट्रू लीडर वो होता है जो डिसीजन लेने से पहले
इम्पैक्ट के बारे में सोचे, सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखे। ये सोच ही इंडिया की स्ट्रेंथ रही है। लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती, लीडरशिप फैमिली में होती है, क्लासरूम में होती है, ऑफिस में होती है, सोसाइटी के हर लेवल पर होती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ अपना काम करना नहीं होता, इसका मतलब होता है अवेयर रहना, अवेयर ऑफ सराउंडिंग, अवेयर ऑफ एक्शंस, अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम रोड पर कचरा नहीं फेंकते, तब हम सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते, हम ये कह रहे होते हैं कि ये मेरी जगह है। जब हम लाइन में खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ रूल फॉलो नहीं कर रहे होते, हम रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, और ट्रस्ट के बिना कोई भी नेशन स्ट्रोंग नहीं बन सकता। इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ सुपर पावर बनने का नहीं होना चाहिए। सुपर पावर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबल और रिस्पेक्टेड नेशन बनना। ऐसा देश जहां लोग अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट हो। दुनिया जहां इंडिया को सिर्फ पावर के लिए नहीं, विजडम के लिए भी देखे। इंडिया के पास ये पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया ने हमेशा बैलेंस की बात की है। मटेरियल ग्रोथ के साथ इनर ग्रोथ, साइंस के साथ सेंसिटिविटी, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ह्यूमैनिटी पीछे रह जाएगी, तो प्रोग्रेस होलो हो जाएगा। और अगर सिर्फ वैल्यूज रहेगी पर सिस्टम वीक होगा, तो सोसाइटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। बैलेंस दोनों का जरूरी है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के फेज से गुजर रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, इकोनॉमिक प्रेशर, सब एक साथ चल रहा है। ऐसे टाइम में दुनिया को सिर्फ पावरफुल नेशन नहीं चाहिए, दुनिया को स्टेबल थिंकर्स चाहिए। इंडिया यहाँ रोल प्ले कर सकता है, फोर्स के थ्रू नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू, लाउड वॉइसेस से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से। इंडिया का मैसेज सिंपल हो सकता है, ग्रोथ हो पर सबके लिए हो, पावर हो पर कंट्रोल के साथ हो, प्रोग्रेस हो पर ह्यूमैनिटी के बिना कॉम्प्रोमाइज के। ये सब तब पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब हर सिटीजन ये फील करेगा कि इंडिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये फीलिंग आएगी, तब रूल्स फॉलो करना बर्डन नहीं लगेगा, तब कंट्रीब्यूशन नेचुरल लगेगा। देश तब बदलता है जब लोग सिर्फ कंप्लेन करना बंद करके कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। आज का टाइम इंडिया से कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं मांग रहा। टाइम सिर्फ क्लैरिटी मांग रहा है, पेशेंस मांग रहा है और डिसिप्लिन मांग रहा है। इंडिया का फ्यूचर कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। और इस जर्नी में हर इंसान का रोल प्ले करता है। सॉरी और इस जर्नी में हर इंसान एक रोल प्ले करता है। सिविलाइजेशन तब राइज करती है जब लोग अपनी पावर पहचान लेते हैं, बिना नॉइस के, बिना फियर के और बिना ईगो के। जब हम पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है। दुनिया सिर्फ पावर से नहीं चलती, दुनिया चलती है सोच से। जो देश सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो फियर क्रिएट करते हैं। लेकिन जो देश अपनी सोच दिखाते हैं, वो रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। इंडिया हिस्टोरिकली हमेशा दूसरी कैटेगरी में रहा है। इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि हम सबके साथ चलना चाहते हैं। इसी वजह से इंडिया की बात दुनिया सुनती है, चाहे स्लोली हो पर सीरियसली सुनती है। आज का वर्ल्ड बहुत फास्ट हो चुका है, डिसीजन जल्दी हो रहे हैं, रिएक्शन उससे भी ज्यादा जल्दी। सोशल मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज और ओपिनियंस ने दुनिया को थोड़ा इम्पेशेंट बना दिया है। लेकिन ऐसे ही टाइम में काम और डेप्थ वाली थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इंडिया यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ना सिर्फ इकोनॉमी के थ्रू, ना सिर्फ अपने मिलिट्री के थ्रू, बल्कि अपनी सिविलाइजेशनल मेच्योरिटी के थ्रू। ये मेच्योरिटी ये समझाती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स नहीं होता, कभी कभी सॉल्यूशन पेशेंस होता है, कभी डायलॉग होता है और कभी साइलेंस भी स्ट्रेटेजी होता है और कभी साइलेंस भी स्ट्रेटेजी होती है। इंडिया का मैसेज वर्ल्ड के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। लिव एंड लेट लिव, ग्रो बट डोंट डिस्ट्रॉय, विन बट डोंट ह्यूमिलिएट। ये लाइंस सुनने में सॉफ्ट लग सकती हैं, लेकिन असल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि जो नेशन इन प्रिंसिपल्स पर खड़ा होता है, वो शॉर्ट टर्म हेडलाइंस के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। लेकिन एक सच ये भी है कि इंडिया का फ्यूचर सिर्फ पॉलिसीज से डिसाइड नहीं होगा,
इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होगा पीपल के माइंडसेट से। हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिसएग्री करते हैं और कैसे एक दूसरे को सुनते हैं। जब सोसाइटी पोलराइज हो जाती है तब प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, और जब सोसाइटी डायलॉग सीख लेती है तो डिफरेंस भी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी कोई वीकनेस नहीं होती। अगर होती तो ये देश कब का टूट चुका होता। डाइवर्सिटी इंडिया की ट्रेनिंग ग्राउंड है, पेशेंस की, टॉलरेंस की और कोएग्जिस्टेंस की। हर जनरेशन के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जनरेशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इंडिया को सिर्फ ग्रो करता हुआ नहीं देखें, बल्कि वाइज होते हुए देखें। स्मार्ट नेशन बनना इजी होता है, वाइज नेशन बनना मुश्किल है, क्योंकि विजडम के लिए ईगो कम करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। अगर हम सिर्फ आज जीतने की सोच रखेंगे तो कल का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम कल को ध्यान में रखकर आज डिसीजन लेंगे तो जीत सस्टेनेबल होगी। इस पूरी जर्नी में एक बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया कोई एक लीडर नहीं है, इंडिया कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है। इंडिया हम सब है। जब हम सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं तब इंडिया स्ट्रांग होता है। जब हम अपनी बात बिना नफरत के रखते हैं तब इंडिया मैच्योर होता है। जब हम डिसएग्रीमेंट के बावजूद रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं तब इंडिया इंस्पायर करता है। आज दुनिया इंडिया को देख रही है, एक्सपेक्टेशंस के साथ, होप के साथ और थोड़ी क्यूरोसिटी के साथ। दुनिया क्योंकि दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या इंडिया सिर्फ एक राइजिंग पावर बनेगा या एक गाइडिंग वॉइस भी। आंसर फ्यूचर में नहीं है, बल्कि आंसर आज के एक्शंस में है, छोटी चॉइसेस में है, डेली बिहेवियर में है और कलेक्टिव थिंकिंग में है। और शायद इसीलिए इंडिया का रोल सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नहीं है। इंडिया का रोल एक रिमाइंडर का है कि डेवलपमेंट और डिग्निटी साथ चल सकते हैं, कि स्ट्रेंथ और सोसाइटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, और प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में बढ़ना होता है। यही है इंडिया की कहानी, और यही है इंडिया का चैलेंज, और यही है इंडिया का चांस। अगर हम समझ पाए तो इंडिया सिर्फ बदलेगा, दुनिया का नजरिया भी बदलेगा। और जब हम भारत की जर्नी को देखते हैं, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट और इसका फ्यूचर, एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है कि इंडिया का राइज सिर्फ ज्योग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटिक्स से नहीं होता। इंडिया का राइज हमारी सोच से, हमारे डिसीजन से और हमारे एक्शन से होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लीडर्स की नहीं है, हर एक सिटीजन की है। हर इंसान का रोल इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, वर्कर हो या हाउसवाइफ हो। हर छोटी चॉइस, हर छोटी हैबिट इंडिया के फ्यूचर को शेप करती है। और जब हम कलेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तभी भारत एक ट्रू गोल्डन एज की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यही सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी हमें प्रेशर भी देती है। कभी लगता है कि हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, दुनिया तेज चल रही है और हम कहीं पीछे रह रहे हैं। कभी अपनी लाइफ के लिए, अपने सपने के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल लगता है। और इसीलिए आज के नए साल पे मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी बात याद रखें। इंडिया की राइज की जर्नी जितनी बड़ी है उतनी ही हमारी अपनी जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम देश के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वैसे ही अपने लिए भी थोड़ा टाइम और स्पेस लेना जरूरी है। तो हम तो अब हम एक छोटा सा मोमेंट लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, अपने इनर फीलिंग्स को सुनते हैं, अपने स्ट्रगल्स, अपने फियर्स और अपने सेल्फ डाउट, और शुरू करते हैं एक नए साल की जर्नी अपने लिए भी। और जैसे हम भारत के उदय को समझ रहे हैं, वैसे ही हमारी खुद की जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। नया साल शुरू हो चुका है और ये वक्त है अपने अंदर की फीलिंग्स को भी समझने का। दोस्तों, नए साल के साथ साथ कैलेंडर चेंज हो चुका है, डेट चेंज हो गई है। लेकिन सच ये है कि हम सब के दिल के अंदर जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। कुछ लोग नए साल पे एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग होपफुल होते हैं और कुछ लोग बस एक ही बात सोच रहे होते हैं कि पिछला साल भी वेस्ट वैसे ही चला गया, कहीं ये साल भी ऐसा ही ना हो। अगर तुम ऐसा महसूस कर रहे हो तो ट्रस्ट में तुम अकेले या अकेली नहीं हो। आज मैं एग्जाम्स, रैंक्स, मार्क्स या अचीवमेंट्स की बात नहीं करना चाहती। आज मैं उन लोगों की बात करना चाहती हूँ जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं,
जो रोज स्ट्रोंग दिखते हैं लेकिन रात को खुद से पूछते हैं कि एम आई रियली डूइंग इनफ। सब आगे बढ़ गए हैं, मैं ही क्यों पीछे रह चुकी हूँ या रह गया हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्स जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी खुद नहीं है। पर हमने एग्जाम्स को इतना बड़ा बना दिया है कि कभी कभी हम खुद को ही छोटा समझने लगते हैं। अगर एक पेपर अच्छा नहीं गया तो हम बोल देते हैं कि मैं ही बेकार हूँ। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो हम बोल देते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा। पर सच ये है कि एक एग्जाम तुम्हारी इंटेलिजेंस मेजर नहीं करता और एक रिजल्ट तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता। और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, कभी कभी लोग भी होते हैं, किसी के पेरेंट्स, कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा रिश्ता जिनके लिए हम अपने सपने डिले करते रहते हैं। हम रुक जाते हैं क्योंकि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि हम सेल्फिश नहीं दिखना चाहते। पर धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जाते हैं। अगर तुम आज ये महसूस कर रहे हो तो तुम किसी और के लिए अपनी लाइफ पॉज पे रख रहे हो। तो ये लाइन ध्यान से सुनना, किसी और की लाइफ संभालते संभालते अपनी लाइफ खोना सेक्रीफाइस नहीं होता। सेक्रीफाइस तब मीनिंगफुल होता है जब दोनों तरफ ग्रोथ हो। अगर सिर्फ तुम ही रुक रहे हो और दुनिया आगे बढ़ रही है तो शायद तुम्हें एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, पहले खुद से और फिर दूसरों से। नया साल कोई मैजिक नहीं होता, पर नया साल एक परमिशन होता है। परमिशन टू पोज, परमिशन टू रीथिंक, परमिशन टू से मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुम लेट नहीं हो, तुम स्लो नहीं हो, तुम बस अपनी जर्नी पे हो। हर लाइफ का टाइमिंग अलग होता है, किसी का करियर पहले सेट होता है, किसी का मेंटल पीस पहले आता है और किसी को दोनों के बीच का स्ट्रगल ज्यादा समय लगता है। सोशल मीडिया पे सब सॉर्टेड लगता है ना, जॉब्स, शादी, फॉरेन ट्रिप्स और अचीवमेंट्स। पर तुम सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, तुम बैकग्राउंड नहीं देख रहे। फेलियर्स, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, स्लीपलेस नाइट्स। इसीलिए अपनी लाइफ को किसी और के एडिटेड वर्जन से कंपेयर मत करो। अगर तुम पढ़ रहे हो और थक गए हो, थकना फेलियर नहीं होता। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन का मतलब है तुम सोच रहे हो। और अगर तुम ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक लेना क्विट करना नहीं होता, कभी कभी रुकना भी प्रोग्रेस होता है। इस नए साल पे एक ही रेजोल्यूशन रखो, खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहो। हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है और हर दिन मोटिवेटेड होना पॉसिबल नहीं होता, पर हर दिन ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे। और अगर कोई तुम्हें जज करे, बोले कि इतना सोचो मत या फिर सब मैनेज हो जाता है, तो याद रखना सिर्फ तुम जानते हो तुम्हारा बोझ कितना भारी है, तुम्हारा स्ट्रगल कितना वैलिड है, तुम्हारी फीलिंग्स कितनी रियल है। नया साल तुमसे प्रोटेक्ट परफेक्शन नहीं मांग रहा। नया साल सिर्फ इतना कह रहा है कि बस रुक मत जाना, चाहे धीरे चलो, चाहे ब्रेक लो, चाहे रूट चेंज करो, पर अपनी कहानी अधूरी मत छोड़ो। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई कोई भी समझ नहीं रहा है, तो शायद ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम इनफ हो, तुम इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारा टाइम भी आएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।